आयरन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे आज। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे हम देखेंगे कि आयरन जो है हमारे बॉडी में, एडल्ट बॉडी में 3 से 5 ग्राम होता है, जिसमें से 70% आरबीसी में होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन में, वो भी +2 स्टेट में। 5% मसल्स में होता है, मसल्स में कहाँ, मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में +3 स्टेट में। अब हम उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ये एडल्ट मैन को रोज़ 10 मिलीग्राम चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को उसका 4 गुना चाहिए रोज़, मतलब कि 40 मिलीग्राम पर डे। अगर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है तो उसे 18 मिलीग्राम रोज़ चाहिए पर डे। अब आयरन की फंक्शंस की बात करेंगे, मतलब कि बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करेंगे तो हमें पता है आयरन जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसी के थ्रू ये अपना फंक्शन एग्जर्ट करेगा। तो आयरन हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन में प्रेजेंट है। यहाँ पर इनका फंक्शंस क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। साइटोक्रोम में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हेल्प करेंगे। उसके बाद ये ATP को बनवाने में मदद करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। अब हम आयरन के सोर्स की बात करें अगर, तो आयरन जो है फूड में प्रेजेंट होता है, वो भी +3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये बाइंड होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से। तो इन्हें रिलीज करने के लिए हमारे स्टमक में एसिड होता है, ये उस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से इन्हें फ्री कर देंगे। इसके बाद हम बात करें इनके फूड में ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है, कौन सा फूड, तो ये है ऑर्गन मीट्स। अगर हम लीवर खाएं, दिल खाएं, किडनी खाएं तो उससे हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलेगा, तो एनिमल का ही खाना है। गुड सोर्स है लीफी वेजिटेबल्स, दाल, चावल, जैगरी, गुड़। पुअर सोर्स क्या है, हमारे मिल्क में आयरन तो होता ही नहीं है। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फॉर्म की, तो देखिए जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो +2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन जो है सॉल्युबल होता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। +2 फॉर्म जो है ये सॉल्युबल होता है। अब देखिए फूड में लिया तो फूड में है या फिर +3, और यहाँ पर इसके बाद इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि +2 वाला जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस चाहिए, क्योंकि +3 +2 में जा रहा है, तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया विटामिन C, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और एक एमिनो एसिड है सिस्टीन। तो अब आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो देखिए, एक तो हमें एसिड चाहिए आयरन को फूड से छुड़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर ले लिए, एसिड ले लिए, इससे हमारा ये Fe+3 फ्री हो गया। इसके बाद विटामिन C और सिस्टीन चाहिए इसे +2 में कन्वर्ट करने के लिए, तभी तो आयरन एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए पहले आयरन तो छूट गया, अब यहाँ पे इसका एक हम क्लिनिकल देख लेते हैं। अगर कोई बंदा है जिसका पेट मतलब सर्जिकली रिमूव कर दिया गया, पार्शली रिमूव कर दिया गया, तो उसे क्या दिक्कत आएगा, उस बंदे में जो है आयरन प्रॉपरली नहीं एब्जॉर्ब होगा। अब हम बात करें अगर नॉर्मल पीपल में बात करें, तो जैसे हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें से आयरन केवल 10% उस डाइट का एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। लेकिन अगर हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जिस बंदे को है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वो भी कितना, 2 से 10 गुना ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि जैसे कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन कौन जो है डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे फॉस्फेट जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना चाहता है। मतलब कि फॉस्फेट जो आयरन के लिए एंटी है। जैसे हमारे अगर डाइट में फॉस्फेट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। अगर हमारे डाइट में फॉस्फेट कम है तो ये क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। अब हम बात करें यहाँ पे अगर आयरन के ट्रांसपोर्ट की, तो देखिए अब हम लोगों ने फूड लिया, फूड लिया है, हमारे पेट में आया, पेट में आने के बाद मतलब ओवरऑल हमारे GIT के लूमेन में आ गया है फूड। अब यहाँ से ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये क्या होगा कि लूमेन में ही ये पहले Fe+3 फूड से आया और ये रिलीज कराया HCl ने, इसके बाद फूड से, इसके बाद यहाँ पे विटामिन C और सिस्टीन वगैरह काम करेंगे, इसे +2 में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अब ये क्या होगा, लूमेन से फूड जाएगा मुकोसा में, मुकोसा से बाद ये कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्लड प्लाज्मा में, प्लाज्मा के बाद ये कहाँ जाएगा, टिश्यू का मतलब जहाँ पे ये स्टोर होगा। तो
जैसे कि लीवर हो गया, बोन मैरो हो गया, मसल्स हो गए, तो ये सब जगह आयरन हमारे स्टोर होंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो ये लुमेन में भी था Fe+2 के फॉर्म में, और ये जो है ये इसका एब्जॉर्प्शन लेवल है, ये Fe यहाँ पर मुकोसा में मतलब कि इंटेस्टाइनल सेल्स में ये हमारा Fe+2 आ गया। अब इसे अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो इसे हमें +3 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा फेरो ऑक्सीडेज, क्योंकि +3 में हम लोग इसको भेज रहे हैं। अब ये जो Fe+3 है वहाँ पे मुकोसल सेल्स है, ये मुकोसल सेल्स में एपोफेरेटिन है, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, फेरेटिन बना देंगे। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो फेरेटिन है फिर से ये क्या होगा, रिड्यूस करना है Fe+2 में, जिससे कि प्लाज्मा सेल्स में चले जाए। उसके बाद ये Fe+2 को फिर से कन्वर्ट करेंगे Fe+3, तो एंजाइम क्या होगा, फेरो ऑक्सीडेज होगा। इस बार कौन सा फेरो ऑक्सीडेज होगा, सेरोप्लाज्मिन 2। अब यहाँ पर Fe+3 जो है एपोट्रांसफेरेटिन से कंबाइन होने के बाद ये क्या बना लेगा, ट्रांसफेरिन बना लेगा। इसके बाद ये टिश्यू में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 2 फॉर्म है, आयरन जो है 2 फॉर्म में स्टोर होता है। एक हो गया फेरेटिन, अगर कोई भी पूछे तो हम पहला नाम फेरेटिन देंगे। और ये फेरेटिन जो है हमारा टेम्पोरली स्टोर कहाँ पर होता है, मुकोसल सेल्स में। अभी बताया कि मुकोसल सेल्स में ये फेरेटिन जो है स्टोर होता है। और दूसरा इसका फॉर्म क्या है, हेमोफिड्रेन। तो हेमोफिड्रेन भी जो है हमारे कहाँ पे, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, और बोन मैरो हो गया, मसल्स हो गया। तो ये 4 जगह आप याद रखिए कि आयरन जो है स्टोर होते हैं। तो हेमोफिड्रिन एक स्टोरेज फॉर्म हो गया, एक फेरेटिन हो गया। मेन कौन सा हो गया, फेरेटिन हो गया। अब हम बात करेंगे कि आयरन से रिलेटेड डिजीज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 डिजीज हैं, एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, एक हीमोसिड्रोसिस और एक हीमोक्रोमेटोसिस है। तो ये सब इनके नाम पर ही जाएंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, रटना कुछ भी नहीं है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, आयरन की कमी की वजह से क्या हो गया, एनीमिया हो गया, क्योंकि ब्लड में ही तो हेमोग्लोबिन है। तो और यहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी कैसे हो गई, क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिशन में, ये हमारे डाइट में नहीं था। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है ये क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, मोस्ट प्रिवलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। अब अगर कोई भी डिजीज होता है तो उसका कुछ ना कुछ सिम्टम होगा। तो इसमें जो है क्या होता है, जो हमें एनीमिया होता है उसमें माइक्रोसिस्टिक और हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है। जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, इसे करेक्टराइज कैसे करेंगे, कम एनीमिया अगर बोले तो ये क्या हो गया, कम मतलब माइक्रोसिस्टिक, कम मतलब हाइपोक्रोमिक मतलब लेस कलरफुल। अब क्या कारण है इस एनीमिया का, तो इस एनीमिया का कारण है कि जैसे अगर हमारी डाइट में आयरन नहीं है, या क्रोनिक ब्लड लॉस, कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही तो आयरन है, अब बार बार प्रेगनेंसी हो रहा है तो उसमें भी जो है ब्लड लॉस होता है। उसके बाद हुकवर्म अगर इन्फेक्ट कर दे तो इधर भी क्या हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में क्या होता है, एक तो आयरन का कंटेंट कम होता है, और दूसरा इसमें इनहिबिटर्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इधर भी एनीमिया हो गया। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या है, आयरन की कमी हुई है तो आयरन खिलाओ, बस फोलिक एसिड और विटामिन सी डाल दो। अब यहाँ हेमोफिड्रोसिस की बात करें अगर, तो नाम पर ही जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है, सिड्रोसिस मतलब आयरन की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी। अब आयरन की टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि बॉडी में आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब आयरन का मात्रा ज़्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि कोई पेशेंट है जैसे कि जिसे हेमोफीलिया हुआ है या हेमोलाइटिक एनीमिया है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, बार बार ब्लड देंगे। बार बार ब्लड देने से क्या होगा कि आयरन जो है उस बंदे के अंदर तो
आ रहा है, ब्लड के थ्रू आ रहा है, और अब ये आयरन जो है उस बंदे से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का वन वे, आयरन का क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वन वे सब्सटेंस बोलते हैं। जो भी आयरन हमारी बॉडी में आ गया वो इस वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो सकता है, उनका लॉस नहीं हो सकता है, उनका लॉस बहुत कम लॉस होगा। जैसे कि हेयर से लॉस हो गया, बाल या स्वेट से हो गया, मतलब बाल स्वेट से क्या हो गया, इनका बहुत मिनिमल लॉस होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वन वे सब्सटेंस बोलते हैं। इसीलिए हमें हेमोसिड्रोसिस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें हेमोक्रोमेटोसिस की, तो क्रोमेटोसिस मतलब कलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब कि जब आयरन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा हमारे टिश्यू में, तो इसकी वजह से हमें कुछ देखने को मिलेगा। क्या कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि स्किन, क्योंकि कलर बोल रहे हैं ना, तो स्किन क्या कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन का। और लीवर सिरोसिस में भी देखने को मिलेगा, और पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस में भी। अब हम देखेंगे कि बॉडी में आयरन का लेवल कैसे मेंटेन होता है, मतलब कि होम्योस्टेसिस ऑफ आयरन। तो देखिए होता क्या है कि जो भी आयरन हमारे बॉडी में है, अगर उनका वो एडिक्वेट हैं तो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी में वो कम हो जाएगा। अगर कम है बॉडी में तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी में आयरन का होम्योस्टेसिस है वो कैसे हो रहा है, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है। मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये इसे मेंटेन किया जा रहा है। तो ये खाली आयरन के लिए ऐसा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये यूनिक फिनोमिना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मुकोफल ब्लॉक थ्योरी। और दूसरा बात अभी बताया था कि ये आयरन क्या होता है, वन वे सब्सटेंस होता है। एक बार अगर आयरन अंदर घुस गया तो वो बाहर नहीं आएगा।